Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. So in this video we are going to discuss the most probable questions for your OPSC OS Means 2023, which is scheduled in the mid of April. In this particular video we are going to cover your GS3 and GS4 papers. In the earlier videos we shared the most probable question on GS1 and GS2. So how we have chosen these most probable questions, just to give you an idea. So we have done a comprehensive analysis of your past year papers of both OPSC as well as UPSC, as well as we have gone through the current affairs of the past, say, 12 months, and on the basis of that we have deciphered the most probable questions or the most probable themes. So let's begin with the GS3 paper now. So in GS3, so first of all, what we have done is we have divided the entire these questions on the basis of the major theme. Like as you can see on your screens, the first major theme is economic growth. आपने देखा भी होगा कि जो जब सिलेबस चेंज हुआ है ओपीएससी का, उसके बाद जो क्वेश्चंस आए हैं इकोनॉमी से, इकोनॉमी सब्जेक्ट से, मेजर थीम द ओपीएससी हैज़ बीन कवरिंग इज इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स आ जाते हैं. जैसे वन ऑफ द एस्पेक्ट्स इज दैट, as you can see, the first question, despite India's impressive economic growth, income disparities and regional inequalities persist. तो ये एक स्टेटमेंट है. इसके बाद बोला गया है आइडेंटिफाई द की स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स एंड सजेस्ट टारगेटेड पॉलिसी मेजर्स टू फोस्टर इंक्लूसिव डेवलपमेंट. तो क्वेश्चन का जो बेसिक एसेंस है वो ये है कि हमारे यहाँ इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, बट वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है इनटू इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसकी वजह से इनइक्वालिटीज आ रही हैं. चाहे वो इनकम में इनइक्वालिटीज आए, चाहे वो रीजनल बेसिस पे इनइक्वालिटीज हैं. तो कुछ रीजन्स ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स. तो ये बेसिक एसेंस है, और इस पर्टिकुलर एसेंस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम में. तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, कि जो इकोनॉमी वाला सब्जेक्ट होता है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है. सो इन इकोनॉमी वी हैव द रिक्वायरमेंट दैट वी हैव टू हैव द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स विद अस. अगर इकोनॉमी के क्वेश्चन में आप स्टैटिस्टिक्स नहीं डाल रहे हो तो आपको एवरेज मार्क्स ही मिलेंगे, या लेस देन एवरेज मार्क्स ही मिलेंगे. तो आपको अगर वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करना है, एक अच्छे खासे मार्क्स वाला थ्रेशोल्ड क्रॉस करना है, देन यू शुड हैव द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स विद यू. इन दिस क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन में मेंशन करना होगा इंडिया का लेटेस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट या जीडीपी का फिगर्स. फिर आपको शो करना होगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कि रीजनल इनइक्वालिटी परसिस्ट कर रही है. और इनकम डिस्पैरिटी के लिए अगेन आपको मेंशन करना पड़ेगा, किसी कमिटी को कोट करना होगा कैसे जो हमारा अपर 1% है, वो मोस्ट ऑफ द इनकम उनके पास है, जा रही है. तो ये आपको कुछ कोट करनी पड़ेगी रिपोर्ट्स. अभी पिछले साल ही ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं. उसके बाद बॉडी में यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स. स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स जिसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है, चाहे वो पॉलिसी की वजह से हो, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इशू हो, तो वो चीज़ें आप मेंशन करोगे. उसके बाद ये तो चैलेंजेस हो गए. अब उस चैलेंजेस के बेसिस पे यू आर गोइंग टू सजेस्ट पॉलिसी मेजर्स. अब यहाँ पर आप एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की डेफिनेशन ड्रॉप कर सकते हो कि इंडिया में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद आप पॉलिसी मेजर्स दे रहे हो. अगेन आई वुड रिपीट कि पॉलिसी मेजर्स आपने जेनरिक नहीं देने हैं. यू हैव टू कोट रिपोर्ट्स, यू हैव टू कोट कमीशंस एक्सेट्रा हेयर. ठीक है. देन कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप मेंशन कर सकते हो कि सिर्फ इनकम डिस्पैरिटीज नहीं, अगर हम सिर्फ हमारा फोकस सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे रहेगा तो ओवरऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट में सिर्फ इनकम डिस्पैरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी नहीं आते, बाकी फैक्टर्स भी आते हैं. हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, सोशल फैक्टर्स हुए, तो वो सारे भी हम उनमें भी सोशल इनइक्वालिटीज एक्सेट्रा देखने को मिलेगी. तो एक क्वेश्चनरी रिमार्क यू कैन ऐड. नाउ अ सिमिलर क्वेश्चन ऑन द सेम
lines is the second one, that India faces a persistent mismatch between economic growth and employment generation. So analyze the underlying structural factors and propose strategic interventions to ensure जॉब इंटेंसिव ग्रोथ. तो बेसिकली वही है कंसेप्ट कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है बट वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है इनटू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. तो सेम आपका फॉर्मेट रहेगा एज द फर्स्ट क्वेश्चन, बस यहाँ पर आपने एम्प्लॉयमेंट के स्टैटिस्टिक्स डालने हैं. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के स्टैटिस्टिक्स डालने हैं और जो फैक्टर्स हैं, कॉजल फैक्टर्स हैं, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड होने चाहिए. सिमिलरली जो स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन दो वे फॉरवर्ड मेंशन करोगे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से मैच किससे रिलेटेड होना चाहिए. तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, और ये पिछले साल भी आपके ओपीएससी मेंस में इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड, एमएसएमईज. So MSMEs they play a pivotal role in the rural development. ये बहुत important word है. And in inclusive growth. Examine their contribution and suggest reforms to address sectoral changes. तो first of all आपने जो स्टेटमेंट मेंशन्ड है उसको जस्टिफाई करना है. वो कैसे करोगे? तो यू विल बी स्टार्टिंग विद एमएसएमईज. वो होते क्या हैं, उसके बाद आप मेंशन करोगे कि वो हमारे जो रूरल डेवलपमेंट है उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करें. तो अभी जो हमको स्टैटिस्टिक्स चाहिएंगे वो ऑल ओवर इंडिया ठीक है आपके पास हैं, बट रूरल डेवलपमेंट वाले इंपॉर्टेंट है कि परसेंट कंट्रीब्यूशन टू द रूरल डेवलपमेंट कितना है. एंड देन इंक्लूसिव ग्रोथ. इंक्लूसिव ग्रोथ के में आप मेंशन कर सकते हो कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है एमएसएमईज का. स्पेशली मार्जिनलाइज्ड जो अपने एरियाज हुए या सेक्शंस हुए, वुमेन हुआ, तो वो कितना उसमें रोल प्ले कर रहा है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो. एग्जामिन देयर कंट्रीब्यूशन. हमने कंट्रीब्यूशन बता दिया है, तो अब एग्जामिन करना है क्या वो अपना पोटेंशियल मीट कर पा रहे हैं. ठीक है, तो आपने पिछले साल एक क्वेश्चन देखा होगा द मिसिंग गैप वाला. ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है. तो क्या वो मिसिंग गैप हम कवर कर रहे हैं? जो मोस्ट ऑफ दी जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो माइक्रो स्मॉल, मीडियम पे हमारा फोकस नहीं है. तो उस तरीके का क्या पोटेंशियल मीट हो पा रहा है, तो वो सब आप एनालाइज करोगे. पॉजिटिव्स भी दोगे और चैलेंजेस भी दोगे. अब उन चैलेंजेस के बेसिस पे यहाँ पर एक वर्ड मेंशन भी है, सेक्टोरल चैलेंजेस. तो आप एक दो सेक्टर्स का नाम भी दे सकते हो एज अ केस स्टडी जहाँ पर इश्यूज फेस हो रहे हैं. तो उसके बेसिस पे यू विल बी सजेस्टिंग द रिफॉर्म्स. Right, after the reforms, then you can in the concluding remarks you can mention the potential of MSME sectors. कैसे वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को ओवरऑल डेवलपमेंट में एक फर्दर रोल प्ले कर सकते हैं. ठीक है, तो इन दीज थ्री क्वेश्चंस द फोकस वाज बेसिकली ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर, और इसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे फिर क्वेश्चन आएगा. और क्वेश्चन इसी थीम के अराउंड होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और कोई और चीज, चाहे वो आपका डिस्पैरिटी हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, वो पोटेंशियल नहीं मीट हो रहा है. ठीक है, मूविंग अहेड नाउ. सेकेंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर. तो आपने देखा होगा कि इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स आप बोल सकते हो, या 4-5 साल भी बोल सकते हो, कि हमारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू कनेक्टिविटी वो बहुत ज़्यादा है. हम स्कीम्स भी लेके आए हैं, हम मिशन प्लान्स भी लेकर आए हैं. और आपने देखा भी होगा कि जैसे फ्राइट कॉरिडोर्स हो गए, ये सब कितना ज़्यादा डेवलप हो रहा है पिछले कुछ सालों में. तो यहाँ पर द क्वेश्चन इज दैट द सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इज क्रिटिकल फॉर ऑप्टिमाइजिंग इंडियाज लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, एनालाइज इट्स सिग्निफिकेंस एंड प्रपोज मेजर्स टू इन्हांस इंडियाज सप्लाई चेन एफिशिएंसी. तो यहाँ पर 3-4 कीवर्ड्स हैं. एक तो हो गया मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, फर्स्ट कीवर्ड. लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया सेकंड. इंडिया सप्लाई चेन एफिशिएंसी. तो आपको इन तीनों पर फोकस करना होगा. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं. मल्टी मोडाल कनेक्टिविटी क्या होता है. ठीक है,
और इंडिया का लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें अगर आपके पास इंडिया के लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं, इंडेक्स को लेकर आपके पास इंडिया की रैंकिंग है, तो वो आपको एज देगा एज कंपेयर टू अदर एस्पिरेंट्स। तो सबसे पहले आपने ये डिफाइन करना है कि इंडिया का लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी स्टेटस क्या है और इंडिया का रैंक क्या है, एंड व्हाट डज दिस वर्ड मल्टी मोडाल कनेक्टिविटी मीन्स। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है? अगर मल्टी मोडाल कनेक्टिविटी आपकी स्मूथ है, सीमलेस है, तो वो कैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो बॉडी के फर्स्ट हाफ में आप मेंशन करोगे। देन क्या चैलेंजेस हैं, अ लिटिल बिट पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर मेजर्स बताने हैं एनहांस करने के लिए, तो आप मेंशन करोगे कि क्या इंडिया क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है अपनी सप्लाई चेन में। ठीक है। कि क्यों वो एफिशिएंटली अभी अपनी 100% के अराउंड एफिशिएंसी क्यों नहीं है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज जहां पर ज़्यादा एफिशिएंसी है, वो आप मेंशन कर सकते हो। तो वो मेजर्स, वो चैलेंजेस आप लिखोगे। उसके बाद अ लिटिल बिट ऑफ द मेजर्स दैट हैव ऑलरेडी बीन अंडरटेकन, एक दो लाइन में कोमा कर करके यू कैन जस्ट एनएम्यूरेट। ठीक है, या फिर 1 2 3 4 बुलेट्स करके यू कैन जस्ट एनएम्यूरेट, देर इज नो नीड टू इलाबोरेट, एंड देन यू गिव द वे फॉरवर्ड द रेमेडियल मेजर्स। ठीक है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में यू कैन मेंशन दैट अभी तो ये सिर्फ जो मल्टी मोडाल कनेक्टिविटी है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि ये लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक कंट्रीब्यूशन कर रहा है, बट आपकी जो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें भी क्या ये रोल प्ले कर रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, वो आप मेंशन कर सकते हो इन द कंक्लूडिंग रिमार्क्स, राइट। सो अभी ये हमने थीम ली है मल्टी मोडाल कनेक्टिविटी। तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी परियोजना हुआ, कोई भी जैसे डीएफसीज की मैंने बोला, तो इस पे स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में जैसे पिछले साल आपका मिलेट्स पे क्वेश्चन आया था, तो वी एक्सपेक्ट कि उसके अराउंड ही एफपीआईज, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। सो इट सेज दैट इंडिया इज अ ग्लोबल लीडर इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, येट इट्स फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लैग्स बिहाइंड इंटरनेशनल बेंचमार्क्स। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान देने की नीड है कि ये क्वेश्चन इंडिया रिलेटेड है। तो आपको जब भी आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे हो, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ओडिशा रिलेटेड क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, ओडिशा के अराउंड भी, ओडिशा की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अराउंड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर यू हैव टू मेंशन इन द इंट्रोडक्शन दैट इंडिया की एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इंडिया का क्या रैंक है। सो यू कैन मेंशन फॉर वेरियस क्रॉप्स इंडिया किस तरीके की रैंकिंग दिखा रहा है, येट इट्स फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज लैकिंग बिहाइंड इंटरनेशनल बेंचमार्क्स। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि जो इंडिया का, चाहे वो क्वालिटी है, चाहे वो इंडिया का एक्सपोर्ट्स है, वो हमारी जो रैंकिंग्स है प्रोडक्शन में उससे मैच नहीं करते। ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं वी आर लैगिंग बिहाइंड इंटरनेशनल बेंचमार्क्स। सो आपने अब ये इसके लिए कुछ एग्जांपल, कुछ स्टैटिस्टिक्स दे दिए, ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अब ये बॉडी में पूछ रहे हैं एग्जामिन द रीजंस फॉर दिस डिस्पैरिटी, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरफ हम इतना अच्छा रैंक दिखा रहे हैं प्रोडक्शन में और दूसरी तरफ हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं प्रोसेसिंग करते हुए। तो अब यहां पर क्या है, स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, देखो क्रॉप है, क्रॉप को हम पहले उगाते हैं, उसके बाद उसका वेरियस प्रोसेसेस की थ्रू उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप रीजंस दे रहे हो तो स्ट्रेट अवे आपने लास्ट वाला जो स्टेप होता है उसका पहले रीजन दे दिया, जो इनिशियल स्टेप्स हैं उसके बाद में दे रहे हो। ठीक है, तो एक ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, एक लॉजिकल फ्लो मेंटेन करके रखना है। तो you have mentioned the reasons now. Now after mentioning the reasons, ठीक है, you can give examples. Just generic statements wouldn't be sufficient. तो आप example दे सकते हो। उसके बाद you will be mentioning the measures. Now measures, two types of measures they have asked to enhance value addition. Value addition कैसे करें अपने products में। ठीक है, और दूसरा कॉम्पिटिटिवनेस, कंपटीशन कैसे लेके आए मार्केट में। ठीक है, जब जब भी किसी भी चीज में, इकोनॉमी में एक ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जितने ज्यादा प्लेयर्स होंगे मार्केट में, जितने ज्यादा प्लेयर्स होंगे उतना ही कंपटीशन होगा, उतना ही आपकी इकोनॉमी फ्लरिश करती है। जहां पर आपका जिस भी सेक्टर में आपके प्लेयर्स एक दो ही हैं, वो सेक्टर कभी फ्लरिश कर ही नहीं सकता, स्टैग्नेंसी आ जाती है।
कंपटीशन होगा, इनोवेशन आएगा, इनोवेशन के बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस आती है, तो वो सब आपने अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में पढ़ा होगा। तो वही है, तो कॉम्पिटिटिवनेस कैसे लेके आए, तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट पहले से ही कुछ मेजर्स उठाए हैं, ठीक है, या कोई फर्दर मेजर्स जो नहीं उठाए गए हैं, यू कैन रिफ्लेक्ट अपॉन दैट, ठीक है। सो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बट वी एक्सपेक्ट कि जो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएगा दैट विल बी रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ओनली, राइट। डिफेंस वेरी इंपॉर्टेंट थीम इन द लास्ट फ्यू इयर्स, क्योंकि इंडिया का फोकस एज यू ऑल नो, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उन चीज़ों पर ज़्यादा है कि हमें अपने इंपोर्ट्स, डिफेंस इंपोर्ट्स को मिनिमाइज करना है। एंड नॉट ओनली मिनिमाइज, वी हैव ऑल्सो हैव टू बिकम अ मेजर एक्सपोर्टर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हब बन के हमें एक एक्सपोर्टर बनना है, डिफेंस एक्सपोर्टर बनना है। तो इंडिया एस्पायर्स टू ट्रांजिशन फ्रॉम मेजर डिफेंस इंपोर्टर टू अ ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। तो सबसे पहले तो आपने मेंशन करना है इंडिया का जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस में आप मेंशन करोगे कि इंडिया का कुछ सालों में एक ट्रेंड मेंशन कर सकते हो कि पहले इतना परसेंट हम इंपोर्ट कर रहे थे एंड ग्रेजुअली दैट इज डिक्रीजिंग एंड वी आर आल्सो स्टार्टिंग टू एक्सपोर्ट नाउ, तो वो फिगर्स भी आप डाल सकते हो। यू कैन ऑल्सो मेंशन 2-3 मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो हमने इस्टेब्लिश किए हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल हो रहा है, ये तो थोड़ा बहुत, आई एम जस्ट गिविंग सम पॉइंट्स, उनमें से एक दो पॉइंट्स उठा के यू कैन मेक द इंट्रोडक्शन डिपेंडिंग अपॉन द वर्ल्ड लिमिट। अब ये बोल रहे हैं एंड यस यू कैन ऑल्सो टच अपॉन what is the need for this, what is the need for this in one line, that एक तो हो गया आत्मनिर्भर भारत, दूसरा डिफेंस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंडस्ट्री है ये एक, ठीक है। तो हम दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते ऑलवेज। रशिया, लाइक, जस्ट टू गिव यू हाइपोथेटिकल वन एग्जांपल, कि हमारे जो डिफेंस इंपोर्ट्स थे, ठीक है, एक टाइम पे हम रशिया के ऊपर इतने डिपेंडेंट थे, बट गिवन द प्रेजेंट सिनेरियो इन रशिया, कैन वी ऑलवेज डिपेंड ऑन सच अ कंट्री, ठीक है। तो वाई, तो एक तो तरीका होता है दैट यू डाइवर्सिफाई, ठीक है। डाइवर्सिफाई मींस आप सिर्फ एक कंट्री पे डिपेंडेंट हो, अब आप बहुत सारे कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो जाओ। बट सेम चीज आती है, यू आर एस्पायरिंग टू बी अ ग्लोबल पावर, आप दूसरे पे डिपेंडेंट तो नहीं रह सकते। तो ये मैन्युफैक्चरिंग एंड दैट टू इन इंडस्ट्री लाइक डिफेंस, ठीक है, जिसमें इतना नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है, तो वी हैव टू बिकम अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। तो अब इसमें क्या चैलेंजेस हैं, तो यहाँ पर तो डायरेक्टली क्वेश्चन सेटर ने बोल दिया है कि ये फील्ड्स में आपने चैलेंजेस बतानी है। स्ट्रैटेजिक हुआ, इकोनॉमिक फैक्टर्स हुआ, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स अगेन डाटा डालना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स दे सकते हो कि हमारी जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो कुछ कुछ एरियाज में अभी बहुत पीछे है। वी हैव टू डिपेंड अपॉन यूएस, वी हैव टू डिपेंड अपॉन इजराइल, तो वो क्यों है। Just naming the factors won't do, the naming the challenges won't do, you have to also mention कि हम क्यों लैग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स, ये क्यों है, एग्जामिन पूछा हुआ, ठीक है। तो एग्जामिन करने के बाद इन द कंक्लूजन यू कैन गिव फ्यू स्टेप्स जो हम उठा चुके हैं ऑलरेडी एंड जो हमें उठाने की नीड है, ठीक है। लाइक ओपनिंग ऑफ द एफडीआई, और जो आपका ये ऑफसेट पॉलिसी एक्सेट्रा, ये जो डिफरेंट डीपीपी वगैरह हैं डिफेंस के से रिलेटेड, वो आप मेंशन करके जस्ट एन्यूमरेट दैट दीज आर सर्टेन पॉलिसीज जो हम लेके आए, एंड फॉर व्हाट फर्दर वी कैन डू, यू हैव टू मेंशन दैट, राइट। बट ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, डिफेंस पे हमारा जो फोकस है डिफेंस में अभी वो इंडिजिनाइजेशन पर बहुत ज्यादा है, राइट। नाउ कमिंग टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में पिछले साल काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। डायरेक्ट मतलब जैसे आपका जीएचजीज हो गया, ग्रीन हाउस गैसेस हो गया, ओजोन हो गया, एंड आपका प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया। तो जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन पे आया था, सिमिलरली वी एक्सपेक्ट कि एयर पोल्यूशन पे बहुत न्यूज़ में रहता है, या सोइल पोल्यूशन, वी डिस्कस्ड इन जीएस वन पेपर ऑल्सो, लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन, तो वो वही थीम है, सोइल पोल्यूशन, ठीक है। सेकंड एक थीम है सर्कुलर इकोनॉमी, उस पे क्वेश्चन आने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नाउ। एंड थर्डली वेटलैंड्स, वेटलैंड्स आपने देखा है कि कैसे हमारी जो रामसर वेटलैंड्स की लिस्ट है दैट इज एक्सपेंडिंग 89 हो गए, ठीक है। तो
रेगुलरली उस लिस्ट में एडिशंस आ रहे हैं, तो वी एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन वेटलैंड्स एज वेल। तो पहला क्वेश्चन इट सेज द सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल प्रेजेंट्स अ सस्टेनेबल पाथवे टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, evaluates its applicability in the Indian context with suitable examples। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो पहली स्टेटमेंट बेसिकली यही बता रही है कि सर्कुलर इकोनॉमी का सिग्निफिकेंस क्या है। तो आप स्टार्ट कैसे करोगे इंट्रोडक्शन में, यू विल गिविंग द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, यू कैन मेक अ डायग्राम शोइंग द फ्लो चार्ट। ठीक है, तो जिसने पढ़ा होगा सर्कुलर इकोनॉमी को बारे में, वो समझ रहा होगा कि कौन से फ्लो चार्ट की आई एम टॉकिंग अबाउट। देन इन द बॉडी, अब आपने इंडियन कंटेक्स्ट में आ जाना है स्ट्रेट अवे। तो आपने बताना है कि इंडिया पहले चैलेंजेस क्या फेस कर रहा है, क्यों हम सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस करें, कैसे हम एक डेवलपिंग कंट्री है एंड वी एस्पायर टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए, साथ में हमें अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है, तो वो बैलेंस मेंटेन कैसे करना है। तो उसके लिए इंडियन कंटेक्स्ट में ये सर्कुलर इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू कैन मेंशन द चैलेंजेस दैट वी फेस, और उन चैलेंजेस में वही आपके एग्जांपल्स बनेंगे, एंड उसमें सर्कुलर इकोनॉमी कैसे रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो आफ्टर इवेल्युएटिंग द एप्लीकेबिलिटी यू कैन मेंशन कि कुछ एरियाज जहां पर अभी सर्कुलर इकोनॉमी या में हम चैलेंज फेस कर सकते हैं, तो उनको कैसे ओवरकम करें। दैट कैन बी योर कंक्लूजन। ठीक है, सेकंड, एयर पोल्यूशन स्लैश आई हैव मेंशन्ड, क्योंकि यहाँ एयर पोल्यूशन की जगह सॉइल पोल्यूशन भी आ सकता है, लैंड पोल्यूशन भी आ सकता है, कोई भी मतलब एक तरीके का दे कैन आस्क यू पोल्यूशन रिमेन्स अ सीवियर एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस इन इंडिया डिस्पाइट न्यूमरस पॉलिसी मेजर्स। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, उस पर्टिकुलर पोल्यूशन के बारे में लेटेस्ट जो आपके पास केस स्टडी है या डाटा है, वो आप डालोगे इंट्रोडक्शन में टू हाईलाइट कि कितनी सीवियर ये इशू है। फिर आप बॉडी में स्टार्ट करोगे, ये इट सेज डिस्पाइट न्यूमरस पॉलिसी मेजर्स, तो वो आप पॉलिसी मेजर्स को एन्यूमरेट करोगे कि हमने इतना ज़्यादा पॉलिसी मेजर्स लिए हुए हैं। ठीक है, एक्ट है हमारी, डिफरेंट गवर्नमेंट्स चाहे स्टेट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनिशिएटिव्स लिए हैं। देन यू विल मेंशन कि ये मेजर्स लेने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन में इशू है, तो वो क्यों है, तो उसके फैक्टर्स आपने मेंशन करने हैं। इट हैज़ बीन आस्क्ड आइडेंटिफाई द की इम्प्लीमेंटेशन गैप्स, देन यू विल गिव द स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो फिर अब आप इस पोजीशन में पहुंच चुके हो कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है जहाँ से आपसे चैलेंजेस पूछे हुए हैं या फिर आपसे वे फॉरवर्ड पूछा हुआ है, तो स्ट्रेट अवे आपका यही रहता है कि क्या स्टेप्स ऑलरेडी उठाए गए हैं, क्या चैलेंजेस अभी भी फेस कर रहे हैं, और क्या फर्दर हम कर सकते हैं। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए, राइट। Third, India's wetlands are vital ecological assets yet face continued degradation despite legal protections। तो तीन चीज हो रही हैं कि इंडिया का वेटलैंड की बात हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है हमारे लिए, इकोलॉजिकल एसेट है। दूसरा, बट फिर भी वो डिग्रेडेशन को फेस कर रहे हैं। तीसरा, हमने बहुत ज़्यादा लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है, उसके बावजूद ये डिग्रेडेशन हो रहा है। तो अब इन तीनों चीज़ों को टच करना होगा। स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड्स, गिव वन टू एग्जांपल। फिर आपने बोलना है कि दे आर फेसिंग कंटिन्यूड डिग्रेडेशन, अगेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स मेंशन दैट। यू कैन ऑल्सो कोट द लेटेस्ट रिपोर्ट्स टू हाईलाइट कि कैसे एक परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है या क्वालिटी पुअर हो रही है। एंड देन यू गिव इन द बॉडी फर्स्ट हाफ कि क्या क्या स्टेप्स हमने उठाए हैं। ठीक है, नाउ अब स्टेप्स उठाने के बावजूद क्या चैलेंजेस हैं, वो आपके बैरियर्स बन जाएंगे। एग्जामिन द बैरियर्स टू देयर कंजर्वेशन एंड सजेस्ट इनोवेटिव सॉल्यूशंस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, इनोवेटिव। तो जब इनोवेटिव सॉल्यूशंस दोगे, तो ट्राई टू गिव केस स्टडीज मे दे बी फ्रॉम इंडियन कंटेक्स्ट, दे मे बी फ्रॉम फॉरेन कंटेक्स्ट ऑल्सो। तो यहाँ पर आपने दिखाना है कि बाकी कम्युनिटीज ने, लोकल कम्युनिटीज ने अपनी वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए या किसी गवर्नमेंट ने अपनी वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी लेके आए या कम्युनिटी प्रोग्राम लेके आए, तो वो ऐसा कुछ आपने मेंशन करना है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन तो रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आईएफएसआर जो आपका लेटेस्ट आया उसके ऊपर दे वी एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन।
फॉरेस्ट सर्व एज ए इकोलॉजिकल लाइफलाइंस व्हाइल आल्सो कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा थीम बन रहा है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन उड़ीसा रिलेटेड भी आएगा कि जो हमारी फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, जो हमारी इकोसिस्टम रिसोर्सेज हैं, उनका इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। ठीक है, तो वो आप एक थीम है जो अच्छे से आप मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कवर करो। इकोनॉमिक फिगर्स रिलेटेड टू योर फॉरेस्ट रिसोर्सेज, इकोलॉजिकल रिसोर्सेज, कि उनका पोट इकोनॉमिक में कितना हमारा वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। चाहे वो आपने एक वर्ड सुना होगा ग्रीन जीडीपी करके, ठीक है, उसी लाइंस पे कि हमारे जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, उनकी वैल्यू क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, ठीक है, हमारी रिसोर्सेज की। तो वो सब चीज़ें आपने अच्छे से एक बार किसी भी रिसोर्स को रेफर करके जस्ट मेक अ 3-4 लाइन्स ऑन इंडियन एज वेल एज 3-4 लाइन्स ऑन ओडिशा। ठीक है, तो ओडिशा रिलेटेड तो आपको आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं ओपीएससी गैजेट वगैरह उसमें मिल जाएगा। वी हैव टच दैट। तो दे आर इकोलॉजिकल लाइफलाइंस, वो आप बताओगे इन द इंट्रोडक्शन। एंड दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इंडियन इकोनॉमी, तो वो आप फिगर्स मेंशन करोगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये बोल रहे हैं ISFR 2023 के जो फाइंडिंग्स आई हैं उसको यूज करते हुए आपने बताना है कि एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस कितना है और सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कितना है। ठीक है, ये बताने के बाद आपने एनालाइज करना है कि क्या वो इम्पोर्टेंस जो सिग्निफिकेंस था, ठीक है, हमें पता है कि फॉरेस्ट का एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस क्या है, उनका सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। अब ये रिपोर्ट आपके पास 23 की है। अब आपके पास 21 का भी रिपोर्ट होना चाहिए, उसकी भी फाइंडिंग्स होनी चाहिए, ताकि आप एक कंपैरिजन करो, एक एनालिसिस कर पाओ। ठीक है, कि क्या कुछ डिक्रीज हुआ है, क्या कुछ डिग्रेडेशन हुआ है, क्या कोई क्वालिटी एनहांस हुई है। तो वो आप एनालिसिस तभी कर पाओगे जब आपके पास पिछले 2 बार की रिपोर्ट्स होंगी। ठीक है, अगर आज 23 में की रिपोर्ट में ही मैंशनड है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं मैंशनड है वो कंपैरिजन, तो आपको रेफर करना पड़ेगा 21 की रिपोर्ट को। ठीक है, फर्दर वे फॉरवर्ड, आप कंक्लूजन में आप वे फॉरवर्ड भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आप क्वेश्चनरी रिमार्क भी डाल सकते हो। सेकंड आपका कोस्टल बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। सो ओडिशा इज अ कोस्टल स्टेट, तो वी एक्सपेक्ट क्वेश्चन अराउंड दैट। क्लाइमेट चेंज इज सीवियरली इम्पैक्टिंग इंडियाज कोस्टल बायोडाइवर्सिटी। तो कोस्टल बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है, बोथ इकोसिस्टम एंड लाइवलीहुड। तो यहाँ को आपको दिखाना पड़ेगा जो कोस्टल इकोसिस्टम है वो भी इफेक्ट हो रहा है, जो वहाँ की लोकल पीपल है, कोस्टल पीपल हैं, उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज दैट इज ऑल्सो बीइंग हैम्पर्ड। So both these things you will be touching in the introduction. Then analyze these impacts and evaluate the role of integrated coastal zone management in mitigating long term damage. तो अब सबसे पहले तो आप ये मेंशन करोगे बॉडी में कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका फर्दर। ठीक है, अब ये आपने जब बता दिया है कि ये एक इम्पैक्ट होगा फ्यूचर में, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है ICZM का। उसके बारे में आप थोड़ा ब्रीफ में बताओ, उसका फीचर्स बताओ, और ये बताओ कि कैसे वो हेल्प कर सकता है इसको मिटिगेट करने में। राइट, तो दिस इज हाउ यू विल बी स्ट्रक्चरिंग योर आंसर। तो अब इसमें आप एक कंक्लूजन में, ठीक है, सिंस यू आर राइटिंग OPSC मेंस, आप ओडिशा रेलेवेंट भी डाल सकते हो कि ओडिशा में इस चीज को लेकर ICZM की कितनी नीड है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस हैज नॉट बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, बट जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, आई शेयर्ड विद यू कि थीम से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ऑलवेज गिव यू एक्स्ट्रा एज। पूछा नहीं गया बट रेलेवेंट है, वेरी रेलेवेंट टू व्हाट हैज बीन आस्क्ड। ठीक है, थर्ड प्रोजेक्ट टाइगर, तो आपने देखा है कि कितना ज्यादा, अब यहाँ पर सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर की बात हो रही है, तो यहाँ पर कोई भी स्पीशीज आ सकती है जिसपे फोकस रहा है। ठीक है, डॉल्फिन्स हुआ, टाइगर्स हुआ, इवन दो आपका लायन री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम हुआ। तो ये क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक स्पीशीज के ऊपर आ सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर हैज बीन कॉर्नर स्टोन ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। तो आपने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में यू विल बी गिविंग ब्रीफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम योर स्टैंडर्ड बुक्स जो आपने पढ़ा हुआ है।
क्रिटिकली एसेट्स इट्स सक्सेस। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि पिछले 2 सालों में प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपके पास लेटेस्ट होनी चाहिए, वो आप मेंशन करोगे इंट्रोडक्शन में। तभी आप एसेस कर सकते हो कि वो सक्सेसफुल है या अभी कुछ चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस देना है इन बॉडी। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस देने के बाद आप मेंशन करोगे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाट मेजर्स, यहां पर लिखा है सजेस्ट एडिशनल मेजर्स। आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स कि बहुत फोकस करो। आपको अपने आप हिंट दे रहे हैं पेपर सेटर कि आपने मेजर्स बताने हैं, तभी तो एडिशनल मेजर सजेस्ट करोगे। सजेस्ट एडिशनल मेजर्स नीडेड फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा थीम्स टच कर दी हैं उसने। उसने बोला एडिशनल मेजर्स दो, और टाइगर पॉपुलेशन, तो आपको पहले टाइगर पॉपुलेशन बतानी पड़ेगी कि अगर हमारा ट्रेंड इंक्रीज कर रहा है तो उसको कैसे सस्टेन करें लॉन्गर रन में। ये नहीं कि अभी बढ़ रही है टाइगर की पॉपुलेशन फिर अचानक घट जाए। तो यहाँ पर आपने मेजर जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं वो बताने हैं, और उसके बाद what additional measures can be undertaken now। ये तो हो गया प्रोजेक्ट टाइटल, ये क्वेश्चन के रिलेटेड। अब जो मैंने आपको बोला था इंट्रो री इंट्रोडक्शन वाला चल रहा है, तो उसमें लायंस हुए आपके चीता हुए, तो उसके अराउंड एक थीम पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो रिलेटेड टू री इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टन स्पीशीज लाइक योर लायंस फ्रॉम वन प्रोटेक्टेड एरिया टू अनदर, और फ्रॉम से फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया जो ट्रांसफर हुआ है, तो ऐसे में क्या इनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है? क्या हाँ, हमें सरकार को गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Last, from this particular theme, discuss the economic significance of Odisha's ecosystem services। इसके ऊपर रिपोर्ट केम, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, और इसमें इंडिया स्पेसिफिक हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था। एंड लैंड कॉमन्स, हाईलाइटिंग द चैलेंजेस दे फेस एंड द नीड फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट पॉलिसीज। तो स्ट्रक्चर वही रहेगा। आप पहले डिफाइन करोगे व्हाट डस इकोनॉमिक्स सर्विस एंड लैंड कॉमन्स मीन, देन यू कैन कोट दैट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसी रिपोर्ट पे बना हुआ है, सो यू हैव टू मेंशन द फाइंडिंग्स ऑफ दैट रिपोर्ट। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस, तो वो चैलेंजेस आप मेंशन करोगे इन द बॉडी। एंड व्हाट स्टेप्स हैव बीन अंडरटेकन, व्हाट फर्दर सस्टेनेबल पॉलिसीज वी रिक्वायर टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, वो आप मेंशन करो। ठीक है, तो अब जैसे ये क्वेश्चन में सिर्फ ओडिशा की बात हो रही है, ऐसे क्वेश्चंस में आप इंडिया का एंगल भी लेके आ सकते हो। ठीक है, इंडिया वाले क्वेश्चंस में आप ओडिशा का एंगल भी लेके आ सकते हो, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल। ठीक है, तो दैट गिव्स एज टू योर आंसर। डिजास्टर मैनेजमेंट, अब ये इंपॉर्टेंट थीम है। डिजास्टर मैनेजमेंट में देखो कुछ क्वेश्चंस तो होते हैं जैसे डायरेक्ट फैक्चुअल हो गया, साइक्लोन्स के ऊपर आ गया। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट पेपर में भी देखा था, या लैंडस्लाइड्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो फ्लड्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जो डायरेक्ट है दैट टेस्ट योर बुकिश नॉलेज। देन देर आर सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट टेस्ट योर एनालिटिकल नॉलेज। अब आपने देखा होगा कि ओडिशा जो सुपर साइक्लोन हुआ था आपका 2000s में, तो 1999 2000s में, तो उसके बाद देर हैज बीन अ टर्न अराउंड ऑफ ओडिशाज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। जो देखो कोई भी डिजास्टर होगा तो लॉसेस तो होंगे, बी इट नेचुरल डिजास्टर बी इट मैन मेड डिजास्टर, बट ओडिशा ने कैसे अपनी लॉसेस को मिनिमाइज किया है। सो दैट इज अ रोल मॉडल, ओडिशा एज अ स्टेट इज अ रोल मॉडल फॉर अदर स्टेट्स एंड इवन अदर कंट्रीज में भी ये केस स्टडी बन के आ रही है। सो द क्वेश्चन इज ओडिशा हैज इवॉल्व इनटू अ मॉडल स्टेट फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। एनालाइज, तो यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिखे हुए हैं कि इंस्टीट्यूशनल क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कम्युनिटी बेस्ड क्या इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली आपने इंट्रोडक्शन में वो टर्न अराउंड जैसे मैंने बताया कि अब वाले साइक्लोन्स को कंपेयर करो एज कंपेयर टू दैट साइक्लोन जब बहुत ही ज्यादा लॉसेस हुए थे।
फिर बॉडी में जो ये फैक्टर्स बोले गए हैं, इनिशिएटिव्स के सब हेडिंग्स दी गई हैं हर एक के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए दो दो पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनिशिएटिव्स, ठीक है, वो आप मेंशन करोगे। अगर आपको लगता है इन तीनों सब हेडिंग्स के भी अलावा आपको और सब हेडिंग्स पता है, यू कैन ऐड दो देम एज वेल। व्हाट लेसन्स कैन अदर स्टेट्स एंड नेशंस लर्न फ्रॉम ओडिशाज अप्रोच। तो जो एसेंस निकल के आता है, ठीक है, जो लर्निंग निकल के आती है, वो तीन चार पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है। अब यहां पर मैंने एक जानबूझ के एक एडिशनल क्वेश्चन डाल दिया है कि हाउ लोकल कम्युनिटी प्रैक्टिसेस कैन बी इंटीग्रेटेड विद द साइंटिफिक अप्रोचेस टू इन्हांस डिजास्टर रेजिलियंस इन इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो रहा है। चाहे अभी यहाँ तो ये हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, द थीम हियर इज योर लोकल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज, जो आपके कम्युनिटीज हैं, आप अर्स्टवाइल लर्निंग है हमारी ओवर द हिस्टोरिकल टाइमलाइन, तो वो कैसे हम लोकल नॉलेज को यूज करके अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। ट्रेडिशनल इकोनॉमी इज वन फैक्टर दैट, वो आपका हेल्थ हेल्थ को बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज को लेकर इंडिया ने बहुत स्टेप्स उठाए हैं, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली फॉर डिजास्टर रेजिलियंस, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थीम, ट्रेडिशनल नॉलेज और लोकल कम्युनिटी पॉलिसीज। ठीक है। Security. So in security, we have two themes, major themes. One is your left-wing extremism, and other is your related to the digital era, that is your information warfare. आपने देखा होगा जो साइबर थ्रेट्स एक्सेट्रा है, तो डाटा इज द न्यू ऑयल जैसे हम बोलते हैं। ठीक है। तो मिस अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के थ्रू कैसे मिस इन्फॉर्मेशन, डिजिटल प्रोपोगेंडा, ये सब एमर्ज कर रहा है, एंड इट इज़ अ सीरियस थ्रेट टू आवर नेशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर यू कैन गिव वन टू एग्जांपल्स ऑफ रिसेंट टाइम्स कैसे हुआ है ये। फिर आपने मेंशन करना है द डेफिनेशन ऑफ द टर्म इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हाउ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, आर एक्सटर्नल एजेंसीज आर इंडल्जिंग इन दिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। देन यू कैन मेंशन it is saying suggest strategies to counter social media manipulation and cyber threats in India। तो हमने क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, क्या क्या स्टेप हम ऑलरेडी उठा चुके हैं, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स हों, चाहे हमारे लीगल स्टेप्स हों, तो कोई इनिशिएटिव्स हों, एंड फर्दर हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग को लेकर हो, चाहे वो डिफरेंट एंटिटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, बिकॉज यहाँ पर जो ये हम चीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ हमारी कंट्री तक लिमिटेड नहीं है। ठीक है। सो दे हैव ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शंस है। तो वो कैसे हम उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, यू हैव टू मेंशन दैट। अब इससे रिलेटेड आपने देखा होगा कि कितना डिजिटल साइबर थ्रेट्स को लेकर, ये तो एक एस्पेक्ट्स हो गया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, कितने साइबर थ्रेट्स को लेकर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ठीक है। डेली कोई ना कोई स्कैम को लेकर न्यूज़ आती रहती है कि उसको इतने ड्यूप कर लिया, इतने रुपीस को ड्यूप कर लिया। इवन इंडिविजुअल्स हु आर थोरोली रेड, इंटेलेक्चुअल्स, उन वो भी इस चीज़ में दे आर गेटिंग ट्रैप्ड। तो कुछ ना कुछ तो इशू है। तो वी एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन अराउंड दिस साइबर थ्रेट्स और द साइबर स्कैम्स। हाउ हैज द सिनर्जी, जैसे अब डिजास्टर मैनेजमेंट में में ओडिशा इज टर्निंग आउट टू बी अ रोल मॉडल फॉर अदर स्टेट्स, सिमिलरली इन दिस फील्ड ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यहाँ पर भी वी कैन सी कि देयर हैज बीन अ टर्न अराउंड। सो ओडिशा इज टर्निंग आउट टू बी अ सक्सेसफुल मॉडल इन द केस ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एज वेल। तो इसमें क्या फैक्टर्स रहे हैं, तो बेसिकली आपने पहले एलडब्ल्यूई में यही बताना है कि व्हाट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, फिर स्टैटिस्टिक्स देनी है कि जो रिफ्लेक्ट करे कि ओडिशा ने एक टर्न अराउंड शो किया। देन यू विल बी मेंशनिंग इन द बॉडी कि क्या क्या हाँ इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं, चाहे वो सिनर्जी को लेकर हो बिटवीन डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस, आपकी स्टेट पुलिस हुआ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हुआ, एक्सेट्रा। क्या क्या डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ या सोशल हेल्थ एजुकेशन पे फोकस हुआ, इंस्टीट्यूशनल क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं, तो वो सब आप मेंशन कर सकते हो। देन कुछ आज
बेल्ट है, लोकेशंस हैं जहाँ पर हॉटबेड्स हैं, जहाँ पर अभी भी LWE की प्रेजेंस है, तो उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, दैट यू कैन मेंशन इन द कंक्लूजन। ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड टर्न अराउंड वाला। थर्ड टर्न अराउंड वाली चीज है आपका स्पोर्ट्स। ठीक है, कैसे हॉकी में हमारा जो हॉकी था एज अ स्पोर्ट्स, हम बहुत अच्छा खेलते थे इनिशियल ईयर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड प्रायर टू इंडिपेंडेंस ऑल्सो। तो वो एक पीरियड था, गोल्डन पीरियड था। उसके बाद डाउन ट्रेंड आया एक। ठीक है। अब फिर अप ट्रेंड है, एंड उसमें ओडिशा का बहुत ही पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। सो अ लिटिल बिट ऑन दैट ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर इफ यू हैव एनरोल्ड इन एप्टी प्लस टेस्ट सीरीज। तो उस तरीके के क्वेश्चंस आपके टेस्ट सीरीज में आ चुके हैं ना, एज्यूम कि आपने उसको पढ़ लिया होगा अच्छे से। तो ये जो जिस फील्ड में ओडिशा कैन एक्ट एज अ रोल मॉडल फॉर अदर स्टेट्स एक्सेट्रा, तो वो कुछ सेक्टर्स यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। वी एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दैट, राइट? नेक्स्ट, आफ्टर सिक्योरिटी। Yes. So, just a moment. Some technical issue is there. सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका जियो इंफॉर्मेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो जियो स्पेशल डाटा रिलेटेड थीम है। सो जियो स्पेशल डाटा एंड टेक्नोलॉजीज आर प्लेइंग एन इंक्रीजिंगली critical role in national security, one, and governance. Examine their applications in defense, disaster management, urban planning. तो इस क्वेश्चन में आप पहले डिफाइन करोगे व्हाट इज जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, देन यू विल बी मेंशनिंग देयर एप्लीकेशन इन डिफेंस। एक एक सब हेडिंग बनाते जाओगे, और आप एग्जांपल्स के थ्रू यू विल बी explaining their applications. In the conclusion, you can mention in what other fields this particular technology it can be useful, or it is being used। अगर आपके पास ओडिशा से रिलेटेड कोई एग्जांपल्स हैं, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। दिस इज फर्स्ट। सेकंड, टेक्नोलॉजिकल इंडिजिनाइजेशन। वहां हमने डिफेंस इंडिजिनाइजेशन की बात की थी, यहाँ टेक्नोलॉजिकल इंडिजिनाइजेशन। तो इंडिया की खुद की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए, इंडिया की इकोनॉमिक ऑटोनॉमी के लिए, टू बिकम अ सुपर पावर, हमें टेक्नोलॉजी की फील्ड में खुद को स्ट्रेंथन करना होगा। इंडिजिनाइज पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो इवेलुएट द रिसेंट एडवांसमेंट्स। तो यहाँ पर आप डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो डिफेंस हो, इंडिया ने क्या क्या अभी स्टेप अपना अचीव किया है वो आप बताओगे, एंड उसका क्या इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे और नेशनल सिक्योरिटी पे। यू विल बी मेंशनिंग दैट, लाइक इन डिफेंस technologies you can mention about national security. For space related or health related, you can mention contribution towards economic growth। तो ये चीजें आपने मेंशन करनी है। एंड देन फाइनली इन द कंक्लूजन, फिर से आपको इसी थीम पे आना है कि टेक्नोलॉजिकल इंडिजिनाइजेशन कैसे हमारे जो हमारा फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको मीट करने में इट कैन बी हेल्पफुल, राइट? थर्ड, अभी आपने देखा होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ, तो इस तरीके के जीनोम जो मैपिंग वाले प्रोजेक्ट्स हैं बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो वी एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन अराउंड जीनोम मैपिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग। द क्वेश्चन सेज जीनोम मैपिंग होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल इन हेल्थ केयर by enabling early detection of diseases or the disorders. Discuss the ethical, legal, regulatory challenges associated with its implementation in India. So here where you will be defining the term genome mapping, what initiatives have been undertaken. You can mention some global examples, you can mention Indian examples. नाउ अब ये कह रहा है इट होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल इन हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में व्हाट ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर्स वी आर सीइंग इन रिसेंट टाइम्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा बढ़ गई है, वो मेंशन करो, और उसमें जीनोम मैपिंग कैसे हेल्प कर सकता है, तो वो आप मेंशन करोगे। सो दिस विल बिकम द फर्स्ट हाफ ऑफ योर बॉडी। इन द सेकंड पार्ट यू विल बी मेंशनिंग द एथिकल challenges associated with this, the legal challenges as well as the regulatory challenge.
फिर आपने मेंशन करना है कि कुछ चीजें, ठीक है, जैसे इट इज ऑफन सेड दैट कि जो जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये जीन्स वाला फील्ड है, इसमें वी आर टिंकरिंग विद द नेचर। ठीक है, नेचर एक नेचुरल रिकोर्स होता है चीज़ों का, तो उसमें हम टिंकरिंग कर रहे हैं, वी आर इंसर्टिंग आर्टिफिशियल थिंग्स। तो वो बैलेंस कैसे बिठाया जाए, वो एक लाइन कैसे ड्रॉ की जाए कि यहाँ को हम इसको रेड लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते हम। तो यू कैन टच अपॉन दैट थीम, दैट particular theme in your conclusion. One question related to your space and especially space economy. We in India, we are focus now is on becoming a space superpower as well. तो उसका क्या significance है? So privatization of India's space sector is a paradigm shift from state driven model, जो आपका सिर्फ पहले गवर्नमेंट करेगी, इसरो करेगा, टू अ मार्केट ड्रिवन अप्रोच। अब हमारा फोकस रहता है कि सिर्फ हमने लॉन्चेस नहीं करने, हमें प्राइवेट सेक्टर को भी लेके आना है, और प्राइवेट सेक्टर की भी अपनी कंट्रीब्यूशन होगी। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम दूसरे कंट्रीज के लिए अपनी सैटेलाइट्स उनको दें। ठीक है, वो हमारे लॉन्च पैड्स यूज करें, वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करें टू गेट देयर सैटेलाइट्स लॉन्च्ड एक्सेट्रा। तो ये जो शिफ्ट हुआ है, ठीक है, डिफरेंट बॉडीज इस्टेब्लिश की हैं इंडिया ने इन स्पेस, एक तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ आपने मेंशन करनी है इन द इंट्रोडक्शन, कैसे हमने फ्रॉम मार्केट सॉरी स्टेट ड्रिवन टू मार्केट ड्रिवन कैसे हम आए हैं। देन व्हाट इज द पोटेंशियल, तो यहाँ पर आपको डाटा लेकर आना पड़ेगा। इंडिया का जो प्रेजेंट स्पेस इकोनॉमी का स्टेटस है वो मेंशन करोगे, फ्यूचर में क्या पोटेंशियल है आप वो मेंशन करोगे, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, अब उसको अचीव करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं, यू विल बी मेंशनिंग दैट, एंड इन द कंक्लूजन यू विल बी गिविंग द वे फॉरवर्ड। सो लास्ट थीम फॉर योर GS3, आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस में दे आर टचिंग द इंटरनेशनल एंगल एज वेल। ठीक है, पिछले साल उन्होंने इवन इन सम स्टैटिक टॉपिक्स दे टच्ड अपॉन दिस थीम, जहाँ पे वो इंडियन चीज़ों को दे आर लिंकिंग विद, चाहे वो नेशनल मूवमेंट हो, विद एक्सटर्नल एक्टर्स, एक्सटर्नल कंट्रीज, उनसे लिंक कर रहे हैं। तो वन इज दिस विड्रॉल ऑफ यूएस फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट। तो जहाँ भी जिस भी बॉडी से यूएस ने विड्रॉ किया है आफ्टर कमिंग ऑफ दिस ट्रम्प 3.0, तो सॉरी 2.0, तो उसमें उसका क्या implications हो सकता है फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर द ग्लोबल, से इन दिस केस क्लाइमेटिक गवर्नेंस। तो क्वेश्चन इज, इट हैज क्रिएटेड अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल क्लाइमेटिक गवर्नेंस, सो assess the challenges and suggest ways to strengthen international cooperation on climate change। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आपको जो हाईलाइट करनी पड़ेगी, दैट इज यूएस क्यों एक सिग्निफिकेंट एक्टर है इन दिस क्लाइमेट गवर्नेंस मॉडल। ठीक है, वो बहुत बड़ा एमिटर है। ठीक है, उनकी जो एमिशंस है उन उसका फिगर आपके पास होना चाहिए, कंट्री का क्या रैंक है एमिशंस को लेकर। सेकंड, जो वो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज़ अ सुपर पावर, तो वो फाइनेंसेस प्रोवाइड करते हैं, तो दैट विल आल्सो गेट हैम्पर्ड। दे प्रोवाइड टेक्नोलॉजी, तो वो एक चीज़ है जो दैट यू हैव टू मेंशन। तो यू हैव, एंड यहाँ पर इट हैज़ नॉट बीन आस्क्ड, नो वेयर इट हैज़ बीन मेंशन इंडिया का क्या रोल है, बट वो आपको लेके आना है। ठीक है, यू आर राइटिंग अ सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो यू हैव टू शो दैट यहाँ पर इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो दैट कैन बिकम योर कंक्लूजन, राइट। सेकंड, यहाँ पर अब है क्रिप्टो करेंसीज एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रांसनेशनल क्राइम बेसिकली। तो इस थीम में भी देयर इज इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ग्लोबल गवर्नेंस। तो क्रिप्टो करेंसीज हैव बिकम अ टूल फॉर ट्रांसनेशनल क्राइम एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये आपने हाईलाइट करना है विद रिसेंट एग्जांपल्स इन द इंट्रोडक्शन। हाउ क्रिमिनल नेटवर्क्स एक्सप्लॉयट डिजिटल करेंसीज, तो वो किस किस फील्ड में यूज कर रहे हैं वो आप मेंशन करोगे। What regulatory measures are existing at this point of time that you will be mentioning, then further measures that can be undertaken both at national level as well as the global level, you can mention those। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर्स। So these two themes we expect
related to global governance and international cooperation. So now let's move to GS4. ठीक है, GS4 एथिक्स पेपर. अब एथिक्स के पेपर में माय सजेशन टू यू पीपल इज, सबसे पहले जैसे कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को क्लास में भी बताया था कि इन एथिक्स पेपर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फर्स्ट थिंग सिर्फ बुक्स पे, स्टैंडर्ड बुक्स पे यू वॉन्ट बी डिपेंडिंग अपॉन. आपने क्या करना है, यू शुड हैव योर ओन नोट्स. आपके पास सिलेबस है, सिलेबस में कीवर्ड्स मेंशन है. जैसे एथिक्स एक कीवर्ड है, ह्यूमन वैल्यूज एक कीवर्ड है, एटीट्यूड एक कीवर्ड है, एप्टीट्यूड एक कीवर्ड है, इमोशनल इंटेलिजेंस एक कीवर्ड है. फॉर ईच कीवर्ड यू शुड हैव डेफिनेशन इन योर ओन वर्ड्स, नॉट ऑफ सम अदर एक्सपर्ट. कि इमोशनल इंटेलिजेंस इस इंडिविजुअल ने कॉइन किया था, अकॉर्डिंग टू हिम द डेफिनेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज दिस एंड दिस. नो, वो ठीक है, आपके पास नॉलेज है, बट आपकी खुद की वर्ड्स में आपके पास डेफिनेशन होनी चाहिए. तो मेंटेन अ नोटबुक, स्मॉल नोटबुक. हर एक कीवर्ड के लिए डेफिनेशन लिखो. हर एक कीवर्ड के लिए आपके पास दो एग्जांपल्स होने चाहिए, एक इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल, एक इंटरनेशनल एग्जांपल. फिर हर कीवर्ड के लिए आपके पास जो इंपॉर्टेंट है कोट्स होने चाहिए. ठीक है, उससे क्या है, मोरल थिंकर्स और मोरल फिलोसोफर्स वाला टॉपिक भी कवर होगा. ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज है जो आपने खुद से करनी है. इसके अलावा यू कैन मेक अ शीट, यू कैन मेक अ शीट. उस शीट में आप मेंशन ये करोगे कि कई बार दे आस्क यू सर्टन थ्योरीज रिलेटेड टू एथिक्स. ठीक है, चाहे राउल्स की थ्योरी हो गई जस्टिस की, दे कैन इवन आस्क यू अमर्त्य सेन्स थ्योरी, देन गांधी जी प्रिंसिपल्स, गांधी जी सेवन सिंस. ठीक है, तो वो चीजें आपने एक शीट में लिख लेना है कि गांधी जी के सेवन सिंस, ये सेवन सिंस. गांधी जी के ये मॉडल्स हैं, ट्रस्टीशिप मॉडल, सत्याग्रह है, नॉन वायलेंस. प्लेटो ने ये बोला था, एरिस्टोटल ने ये बोला था, जो मेजर थीम्स हैं. बुद्धा जी के ये प्रिंसिपल्स. तो ये जो इंपॉर्टेंट मॉरल फिलोसोफर्स हैं, थिंकर्स हैं, तो उनके लिए ऊपर तीन तीन चार चार पॉइंट का फोल्डर आपके पास रेडीमेड होना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जो आपकी फैक्चुअल नॉलेज को टेस्ट कर रहा हो तो आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन है. बाकी सब वर्ड फीलिंग है. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज एथिक्स के पेपर में, चाहे एग्जाम्पल पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, बट आपने डालना है. एनी क्वेश्चन इन एथिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट एन एग्जाम्पल. ठीक है, एक डेफिनेशन डालनी है उस पर्टिकुलर कीवर्ड की, एग्जाम्पल डालना है. ठीक है, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट नाउ. सो एथिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लिंक पे वी एक्सपेक्ट सर्टेन क्वेश्चंस. वन इज रिलेटेड टू इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग. तो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रिटी इन पब्लिक सर्विसेज विद सुटेबल एग्जांपल्स. तो सबसे पहले आप इंटीग्रिटी को डिफाइन करोगे, and you will be explaining the meaning of this word, this line in the introduction. In the body, importance in civil services or public services. तो चार पांच पॉइंट्स और उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल्स. फाइनली कंक्लूड कैसे करोगे, तो यहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई जिक्र नहीं किया हुआ है, तो यू कैन मेंशन हाउ इंपॉर्टेंट इज इंटीग्रिटी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, यू कैन हाईलाइट दैट. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. Related question is probability. The why probability considered the foundation of effective governance. ठीक है, डिस्कस विद रेलेवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. तो अब यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया, तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा. प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन डालोगे पहले, व्हाई इट सिग्निफिकेंस. ठीक है, और एग्जाम्पल्स डालते रहोगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से. अब आप यहाँ पर क्या है, कैसे कंक्लूड करें, तो आप मेंशन कर सकते हो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर, उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है. ठीक है. थर्ड, सो इन एथिक्स द क्वेश्चंस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको कुछ एनालाइज करने की नीड नहीं है. जस्ट जो पूछा गया है उसको स्ट्रक्चर करो अच्छे से एंड राइट अपॉन दैट. डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ एथिकल गवर्नेंस इन इंडिया, तो ये एक मेजर थीम आ जाएगी. एंड सजेस्ट मेजर्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. तो पहले तो आप एथिकल गवर्नेंस को डिफाइन करो, ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को. फिर मेंशन करो कि क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं. ठीक है, उसके बाद व्हाट आर द मेजर्स दैट कैन बी अंडरटेकन. अब इधर आप ये भी मेंशन कर सकते हो इन ब्रीफ क्या मेजर्स ऑलरेडी ले चुके हैं. ठीक है,
Fourth, whistle blowing. This is also one important theme. It is essential for exposing corruption. तो जो करप्शन वाला एंगल है वो किसी ना किसी रूप में आ जाता है, चाहे वो आप केस स्टडी के रूप में ले आओ, चाहे वो इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट जैसे विसल ब्लोइंग के रूप में ले आओ। तो बट इट ऑल्सो पोजेस पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिस्क। तो यहाँ पर विसल ब्लो को डिफाइन करो। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ ये इंडिया स्पेसिफिक है, लेके आएंगे विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। कहाँ पर इस क्वेश्चन की डिमांड कहाँ पे है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल डाल सकते हो, इंडियन एग्जाम्पल्स डाल सकते हो कि कैसे देर आर सर्टन सिविल सर्वेंट्स ऑल्सो जो विसल ब्लोअर का दे हैव एक्टेड एज विसल ब्लोअर्स। ठीक है, बट फर्स्ट हाफ है जो आपका क्वेश्चन का, दैट इज नॉट स्पेसिफिक टू एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें आप गवर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड के भी एग्जांपल्स डाल सकते हो। सेकंड वाला बोल रहा है, शुड पब्लिक सर्वेंट्स बी लीगली ओब्लिगेटेड टू रिपोर्ट करप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने स्ट्रेट अवे आंसर देना है, यस या नो। ठीक है, यस पब्लिक सर्वेंट शुड बी लीगली ऑब्लिगेटेड, नो पब्लिक सर्वेंट शुड बी लीगली नॉट बी लीगली ऑब्लिगेटेड। तो ये आपने डायरेक्ट आंसर देना है एंड फिर अपने रीजंस देने हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। Policies aimed at social justice often face resistance due to entrenched social structures। तो यहाँ पर एक आपका सोशल जस्टिस को लेकर एक थीम है, उसको एथिक्स से टच किया गया है। हाउ कैन एथिकल पॉलिसी मेकिंग बैलेंस इक्विटी एंड एफिशिएंसी इन गवर्नेंस। तो बेसिकली ये थीम क्या बोल रहे हैं कि जो आपका गवर्नेंस है उसमें एक चीज होती है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि आपके सामने दो इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, दो इंडिविजुअल्स हैं, एक है आपका मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से और दूसरा है फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी, एक नॉर्मल इंडिविजुअल। ठीक है, अब आपका पॉइंट ये आता है कि 10:30 पे आपने एक नॉर्मल इंडिविजुअल जनरल कैटेगरी के इंडिविजुअल को टाइम दिया था कि हम आपका जो ग्रीवेंस है उसको रिड्रेस करेंगे। और फिर अचानक से एक सिचुएशन आ जाती है जहां पे एक ओल्ड एज वुमेन, ठीक है, हु इज क्रिपल्ड एंड शी बिलोंग्स टू मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ट्राइबल कम्युनिटी, वो आ रहे हैं जिनको नहीं पता कि कैसे कूपन लिया जाता है, कैसे ये अपना टाइमलाइन सेट करते हैं फॉर द ग्रीवेंस रिड्रेसल। तो ऐसे में आप किसको पहले टाइम दोगे। ठीक है, तो ये तो मैंने सिर्फ दो इंडिविजुअल्स का बोला है। जब आप एज अ सिविल सर्वेंट यू फेस अ सिनेरियो वेयर देयर आर 50 इंडिविजुअल्स और 100 ऑफ individuals in waiting and such an individual comes from marginalized group, so how will you tackle that situation? How will you balance equity means जो नॉर्मल हैं, जो जनरल कैटेगरी हैं, उनको तो मिल ही रही हैं चीज़ें, चाहे सर्विसेज हो, चाहे द सर्विसेज आर रीचिंग देम, बट दीज पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम हिंटरलैंड्स, ठीक है, जिनके पास एक ही अपॉर्चुनिटी होती है, तो ऐसे में आप कैसे टैकल करोगे, हाउ कैन इथिकल पॉलिसी मेकिंग हेल्प यू। ठीक है, तो वो चीज़ आपने रिफ्लेक्ट करनी है इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, जस्ट अ मोमेंट। Emotional intelligence, so this is a very important thing. So it says, how can civil service servants effectively use EI to resolve conflicts and improve decision making in governance। तो straightforward question है, you will be starting with the definition of EI। ठीक है, and यहाँ पर it is not specific to India, तो you can give examples from foreign countries as well। तो case studies are a must, so you have to mention कि conflicts में अगेन एक रियल एग्जांपल दो, डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प हो सकती है उसके बारे में 2-3 लाइंस लिख के अगेन एक एग्जांपल दो। देन इन द कंक्लूजन यू कैन मेंशन इन व्हाट अदर फील्ड्स दिस इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड। ठीक है, corporate governance, we expect a question on corporate governance. So ethical leadership is crucial for corporate governance. Discuss the role of ethical business practices in ensuring sustainable development। तो जब तक
अब यहाँ पर जो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, सो दे मे बी रिलेटेड टू एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, दे मे बी रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो आपने फील्ड्स टच करनी है, एंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स यू हैव टू शो दैट हाउ इट इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले डिफाइन करो व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड व्हाई इथिकल लीडरशिप is important in that. You can give examples of public important figures like Ratan Tata, etc. Then you will be mentioning the second half with the help of examples. Next, वर्क कल्चर एंड एटीट्यूड। तो ये जो थीम है, ये वर्क कल्चर एंड एटीट्यूड, दिस इज अ थीम दैट वी एक्सपेक्ट कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वी आर गिविंग एग्जांपल्स ऑन दैट। अ पॉजिटिव वर्क कल्चर इज द की टू एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो डिस्कस द एलिमेंट ऑफ पब्लिक पॉजिटिव वर्क कल्चर इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर अगेन आपने पहले डिफाइन करना है व्हाट इज वर्क कल्चर एंड व्हाट इज पब्लिक सर्विस डिलीवरी। देन यू विल बी रिलेटिंग द टू कि कैसे पॉजिटिव वर्क कल्चर इट विल लीड टू बेटर पब्लिक सर्विस डिलीवरीज, and you will be giving examples from government institutions. That government institutions can be your state specific, they can be India specific, they can be examples or case studies from other countries as well. इन द कंक्लूजन आप वही मेंशन करोगे कि कैसे पॉजिटिव वर्ल्ड कल्चर को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट। Moral thinkers and philosophers. So, just to give you an idea, how do the ethical teachings of Swami Vivekananda and Mahatma Gandhi align with the ethical dilemmas faced by civil servants today? तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। एक तो हुआ कि आपको इंडिविजुअल्स के नाम दिए गए हैं और उनकी टीचिंग्स कंटेम्परेरी टाइम्स में कैसे रेलेवेंट है वो पूछा गया है, या फिर कोई कोट दिया गया है और पूछा गया उस कोट का क्या कंटेम्परेरी रेलेवेंस है, वो आपको हाईलाइट करना है। थर्ड टाइप ये रहता है कि कंपैरिजन करो दोनों के टीचिंग्स को। ठीक है, आर दे इन सिंक विद ईच अदर, आर दे इन अलाइनमेंट विद ईच अदर, उस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ ये पूछा गया है कि सिविल सर्वेंट्स बहुत ज़्यादा एथिकल डिलीमास फेस करते हैं, जैसे हम वायलेंस को यूज़ करें ना करें। है ना। तो महात्मा गांधी के जो आइडियल्स हैं उस केस में कैसे हेल्पफुल है, स्वामी विवेकानंद के प्राइवेट मैं अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करूं या पब्लिक वेलफेयर पे फोकस करूं, ऐसे में महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद की जो टीचिंग्स हैं वो कैसे हेल्प करती हैं। तो वो चीजें आपने मेंशन करनी है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, दिस इज फ्रॉम द करंट अफेयर्स। अब जो थीम्स आएंगी दे आर रेलेवेंट फ्रॉम द करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एथिकल इम्प्लीकेशंस। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये मत डाइग्रेस करना कि आप इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिखने लग जाओ। From ethical point of view that has been mentioned, analyze its impact on governance and decision making। तो बेसिकली आप स्टार्ट करोगे कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, इम्प्लीकेशंस भी है, नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी है, वो हाईलाइट करो विद एग्जांपल्स। फिर इम्पैक्ट बताओ गवर्नेंस के ऊपर, अगेन विद एग्जांपल्स, इन ऑन डिसीजन मेकिंग, अगेन विद एग्जांपल्स। इन द कंक्लूजन यू विल मेंशन हाउ दिस रोल ऑफ सोशल मीडिया कैन बी यूज्ड टू इन्हांस द पॉजिटिव एथिकल इम्प्लीकेशंस। कैसे हम उसको स्ट्रेंथन करें पॉजिटिव एस्पेक्ट को, दैट यू कैन हाईलाइट इन द कंक्लूजन। एथिकल इश्यूज इन बायो हेल्थ केयर एंड बायोएथिक्स। तो अभी कोविड हुआ था, अभी डिज़ाइनर बेबीज हुए, या जैसे मैंने जीन्स को लेकर बात बोली थी, तो उस चीज़ में बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। तो वन ग्रुप, वन सेक्शन ऑफ द पीपल दे से दैट वी आर टिंकरिंग विद द नेचुरल रिकोर्स। ठीक है, तो वो एक एथिकल कंसर्न बनता है। सिमिलरली, अब आपका जैसे कोविड हुआ, द क्वेश्चन इज द कोविड पैंडेमिक रेज्ड एथिकल कंसर्न्स रिगार्डिंग वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेल्थ केयर एक्सेस, कि किसको पहले दें। अब जिसके पास रिसोर्सेज है, पावर है, मनी है, वो तो एकदम से कोविड की वैक्सीन लगवा, उन्होंने लगवा ली। बाकी लोगों ने, देर वर लैग्स, चाहे वो टाइम के हिसाब से कह लो, चाहे वो रिसोर्सेज के हिसाब से कह लो। ठीक है, हाउ कैन एथिकल प्रिंसिपल्स गाइड रिसोर्स एलोकेशन इन पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, और फॉर दैट मैटर इन एनी
सच एथिकल डिलीमा बेस्ड सिचुएशंस, कि कैसे हम एथिक्स को यूज करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसको पहले रिसोर्सेज एलोकेट होंगी, कितनी एलोकेट होंगी। सो वो वाले में आपका एथिक्स का क्या रोल रहता है, दैट यू विल बी मेंशनिंग विद द हेल्प ऑफ अगेन एग्जांपल्स। ठीक है, तो यहाँ पर वैक्सीन वाला तो, कोविड वाला तो सिर्फ एक सिनेरियो दिया हुआ है, यू कैन ऐड सिनेरियोज फ्रॉम योर साइड एज वेल। ठीक है, important thing is, in ethics paper, please ensure, again I am repeating, you have to uphold the ethical values. ये नहीं कि you get emotional, you get biased, आप अपना जो पर्सनल ओपिनियन है उसको डालने लग जाओ क्वेश्चंस में। सो अवॉइड दैट, अगेन आई एम रिपीटिंग, अवॉइड दैट। द मोर you will uphold the ethical values, the constitutional values, the more marks you will gain. Again, from current affairs, AI and ethics. So, artificial intelligence is transforming public administration, but it raises concerns about privacy and bias. How can AI be ethically regulated in governance? ठीक है, तो AI रेगुलेशंस इन गवर्नेंस, अब चाहे वो AI का यूज़ आपको कंटेंट जनरेशन के लिए हो, अभी आपने जैसे देखा था चैट जीपीटी इज बीइंग यूज्ड टू मेक दिस इमेजेस, जो अब ट्रेंड चल रहा है पिछले 3-4 डेज से। तो वहां पर आपने देखा होगा कितने मिनिस्टर्स, कितने आपके सिविल सर्वेंट्स, दे ऑल्सो वर इंडल्जिंग इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो ऐसे में क्या हम अपनी इमेजेस, जैसे वन सेक्शन ऑफ द पीपल आर सेइंग कि वी आर गिविंग आवर डाटा एक्सेस टू दीज कंपनीज, सो इज इट नॉट रेजिंग कंसर्न्स रिगार्डिंग प्राइवेसी? ठीक है, सिमिलरली एआई का यूज करके हम, एआई कैसे वर्क करता है, हम उस पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डाटा प्रोवाइड करते हैं, उसके बेसिस पे वो हमें जो भी हमारा टास्क होता है उसको वो परफॉर्म करता है। तो क्या हम जो उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज बायस्ड इन नेचर? तो अगर वही बायस्ड होगा, जो उसका फोल्डर है वही बायस्ड होगा, जो आउटपुट निकल के आएगा तो वो भी ऑब्वियसली बायस्ड होगा। तो विल इट नॉट अफेक्ट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? ठीक है, तो हाउ टू एंश्योर, हाउ कैन एआई बी एथिकली रेगुलेटेड इन गवर्नेंस, यू हैव टू हाईलाइट दैट। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चनरी रिमार्क्स भी रेज करने पड़ेंगे कि कैसे, अगर हम एथिक्स को नहीं, एआई और एथिक्स को लिंक करेंगे, तो लॉन्गर रन में हाउ इट कैन बी डिटरमेंटल फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, one, ethics and environment. So, how can ethical considerations be integrated into environmental policy making to ensure sustainable development in India? ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको ये थीम, रिपीटेड थीम है, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन वर्सेस योर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एथिक्स का उस फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो यू हैव टू मेंशन अबाउट दैट। तो सो यू विल बी इन द इंट्रोडक्शन, यू विल बी मेंशनिंग, सिंस इट इज स्पेसिफिक टू इंडिया, तो हमारे में क्या डिलीमा वाली सिचुएशन है। ऑन वन हैंड वी हैव इकोनॉमिक ग्रोथ एज ऑब्जेक्टिव, ऑन अदर वी हैव एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एज द ऑब्जेक्टिव। देन आप मेंशन करोगे कि इन द बॉडी एथिक्स उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। और अब ये आपने कंट्रीब्यूशन बता दिया कि क्या रोल हो सकता है, तो उस रोल को कैसे हम एक्चुअली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दैट यू कैन मेंशन इन द कंक्लूजन। एथिक्स इन आईआर। ठीक है, तो लास्टली, हाउ कैन इंडिया बैलेंस नेशनल इंटरेस्ट विद एथिकल डिप्लोमेसी वाइल एंगेजिंग इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, डिस्कस विद एग्जांपल्स। अब जैसे आपको इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इंडिया कैसे एथिक्स का यूज करके, डिप्लोमेसी में यूज करके, ना ना सिर्फ वॉर में दे कैन ब्रिंग सीज फायर, बट ऑल्सो दे कैन ऑल्सो प्रोग्रेस देयर इंटरेस्ट, देयर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, जब इंडिया एज अ मीडिएटर रोल प्ले करता है फॉर पीस ब्रेकिंग, तो ऑब्वियसली इंडिया की इमेज, ब्रांड इमेज भी डेवलप होती है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो इंडिया के इंटरेस्ट को भी वो करता है, दिस इज वन थिंग। ठीक है, सेकंड, अब जैसे सिचुएशंस आती हैं, जैसे मिडल ईस्ट हुआ, पैलेस्टाइन हुआ, इजराइल हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया इज इंपोर्टिंग सर्टेन थिंग्स फ्रॉम पर्टिकुलर कंट्री। तो अगर इंडिया उस कंट्री के सपोर्ट ना करे, उस कंट्री के एक्शंस को सपोर्ट ना करे, तो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट हैम्पर हो जाएंगे। केस है आपका इजराइल। ठीक है, तो
ऐसे में कैसे इंडिया एथिक्स को यूज करके ये चीज को इंश्योर कर सकता है, ये बैलेंस इंश्योर कर सकता है कि इंडिया के खुद के इंटरेस्ट भी हैम्पर ना हो, एंड इट इज एबल टू रिजॉल्व दोज जियोपॉलिटिक्स इश्यूज इन अ पीसफुल एंड एथिकल मैनर. So that you have to highlight in this question, right? So ethics के questions में, as I have told, कि you have to prepare first definition, second examples, third important thing is to structure your answer in a proper manner. You will be starting with introduction and recent context in the body जो आपसे पूछा गया है. You will be justifying that with the help of examples, and in the conclusion you will be mentioning कि कैसे अगर वो पॉजिटिव है उसको हम फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अगर कोई इश्यू है, चैलेंज है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट यू विल बी फॉलोइंग इन ऑल द एथिक्स क्वेश्चन. Okay, so in this we have discussed in the two videos, one shared with you earlier, and in this video we have tried to cover as much possible themes that have the probability, the highest probability of appearing in these years OPSC mains. सो माई सजेशन फॉर यू पीपल वुड बी कि आपने ये क्वेश्चंस तो हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये जो थीम्स हैं यू ट्राई टू कवर दीज थीम्स इन अ प्रॉपर मैनर. ठीक है, इन इन थीम्स के ऊपर आपके पास अच्छा खासा कंटेंट होना चाहिए, चाहे वो स्टैट्स हों चाहे वो एग्जाम्पल्स हों. ठीक है, एंड आई होप दिस टू वीडियोज आर एबल टू help you for your examination. Thank you and best of the luck for your exam.